जय श्री राम। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रिक्शन या घर्षण, है ना। थोड़ा सा बोरिंग टाइप का है लेकिन क्वेश्चन इसका आया है ना। 2023 वाले में भी 2 क्वेश्चन आया था इसका पीएटी में, ठीक है। तो सबसे पहले घर्षण क्या होता है, एग्जाम्पल पे देखो। जैसे ये टेबल एक है, उस पर एक मान लो कि बुक रखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर ना एक बुक का जो भार है वो कहाँ पड़ रहा है, टेबल पे पड़ रहा है, वेट। और एक जो है कार्यरत बल इधर की तरफ कार्य करेगा और बुक जो है घर्षण बल किधर लगाएगा, पीछे की तरफ, ठीक है। क्या कर रहा है कि जब 2 पिंड परस्पर संपर्क में होते हैं, ध्यान रखना है परस्पर संपर्क भी होना चाहिए दोनों का ना, हवा में कोई घर्षण नहीं होगा, ठीक। एक वस्तु दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर गति करती है तो इनके संपर्क तलों के बीच एक बल कार्य करता है जो वस्तुओं की गति का विरोध करता है। इस बल को हम लोग कहते हैं घर्षण बल या फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। मतलब जो भी वस्तु दोनों एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं तो गति करता है ना। एक वस्तु जो है दूसरे के पृष्ठ पर अगर गति करता है उस समय क्या होता है कि उस गति का जो विरोध करता है, ठीक है, उस गति के विरोध करने वाला एक बल होता है, उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शन या घर्षण, ठीक है। अब हवा में भी गति करता है एरोप्लेन, लेकिन वहाँ घर्षण नहीं होगा, ठीक। घर्षण होने के लिए क्या होना चाहिए, सतह होना चाहिए, ठीक है। इस सतह पे कोई ना कोई वस्तु घर्षण करे या गति करे, ठीक। तो किसी सतह या सरफेस पर अगर कोई वस्तु गति कर रहा है उस समय कौन सा होगा, जो उसकी गति का विरोध करेगा उस बल को हम लोग क्या कहेंगे, घर्षण बल या फ्रिक्शन, ठीक है। अब बात करें कि इस घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक, तो क्या क्या, संपर्क में आने वाली सतहों की प्रकृति पर, है ना। संपर्क में जो सतह आ रहा है उसकी प्रकृति, नेचर कैसा है। तो 2 टाइप का सतह हो सकता है, या तो चिकना सतह होगा, चिकनी सतह, या फिर खुरदरी, ठीक है। चिकनी सतह होगी और खुरदरी सतह होगी, ठीक है। तो चिकनी सतह पे क्या होगा, घर्षण कम होगा ना। चिकनी सतह अगर रहेगा तो उस पर फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा, और खुरदरी अगर है तो ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर दूसरा है कि उस बल पर करेगा निर्भर जो इन सतहों पर कार्य कर रहा है। तो घर्षण का मान किस पर निर्भर करेगा, 2 चीज़ों पर। क्या, जो सतह है, जो बीच का जो संपर्क में आ रहा है उसका सरफेस, और दूसरा फोर्स जो उसको क्या करेगा, उस पर वर्क कर रहा है या कार्य कर रहा है, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग क्या कि टाइप ऑफ फ्रिक्शन या घर्षण के प्रकार। तो स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण, गतिक घर्षण, सर्पी घर्षण, रोलिंग घर्षण, और एक और है द्रव घर्षण जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। इस रोलिंग को ही कहीं कहीं बेलन या क्या बोलते हैं और इसको लोटनिक, है ना। इसी को जो रोलिंग वाला है ना, इसी को लोटनिक घर्षण भी कहीं कहीं देखोगे बुक में लिखा होगा, लोटनिक घर्षण भी बोलते हैं, रोलिंग घर्षण, ठीक है। और एक और है यहाँ पर सीमांत घर्षण जो है उसी को हम लोग बोलते हैं चरम घर्षण, ठीक। तो स्टैटिक घर्षण या स्थैतिक घर्षण में क्या होगा कि जब कोई पिंड स्थिर अवस्था में होगा तो उस पर जो घर्षण काम करेगा, है ना, उस पर जो घर्षण बल होगा वो कैसा होगा, स्थैतिक होगा। नाम सही है, स्थिर अवस्था में अगर रहेगा तो स्थैतिक घर्षण, ठीक। गति वाला गति अवस्था में, देखो लिखा है जब कोई पिंड गतिक अवस्था में हो तो उस समय लगने वाला बल क्या कहलाएगा, घर्षण। कौन सा, गतिक घर्षण, ठीक। स्थैतिक वाला कब, स्थिर अवस्था में, गतिक वाला गति अवस्था में। ये जो बीच का एक है ना सीमांत, ठीक है। सीमांत घर्षण जो है कि जब एक पिंड दूसरे पिंड पर गति करने या फिसलने की अवस्था में हो तो उस वस्तु पर लगने वाला बल। अब देखो ये दोनों के बीच का है ना, दोनों के बीच का, बीच वाला जो है दोनों के बीच का, इसका नाम ही है लिमिटिंग। मतलब यहाँ क्या है, वस्तु एकदम स्थिर है, ये अपना मान लो ये सरफेस है, यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है, ठीक।
तो पहला केस कौन सा हो गया, स्थैतिक वाला, कि अभी एकदम पूरा स्टैटिक है, स्थिर है, रखा हुआ है, उसमें कोई गति नहीं हो रहा है ना। उस समय जो घर्षण काम करेगा कौन सा कहलाएगा, स्थैतिक घर्षण। अब ये मान लो कि गति कर जाए, मान लो इधर से हम लोग 10 न्यूटन बल लगा दिए और इधर से जो उसका विरोध कर रहा है वो 5 न्यूटन का है, हम लोग धक्का मार दिए, उसमें थोड़ा सा गति हो गया, ठीक, गति करने लगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, गतिक घर्षण। सीमांत घर्षण कौन सा होगा कि अभी मान लो वस्तु रखा हुआ है, हम लोग उस पर फोर्स लगाए, ठीक है, बल लगाए, तो क्या होगा, वो फिसलने की अवस्था में रहेगा या गति करने की अवस्था में, ठीक है। गति किया करेगा नहीं, स्टार्ट नहीं करेगा, लेकिन करने वाला रहेगा, फिसलने की अवस्था में रहेगा स्टार्टिंग टाइम। तो इसीलिए इसको बोलते हैं लिमिटिंग। या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो स्थैतिक घर्षण का मैक्सिमम लिमिट होता है, मैक्सिमम सीमा, उसी को हम लोग बोलते हैं सीमांत घर्षण। मैक्सिमम लिमिट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी क्या देख रहे हैं हम लोग कि स्थिर अवस्था में है, सीमांत में स्थैतिक में, और गतिक में क्या है, गति करना है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि फिसलने वाला है, मतलब गति करने वाला है। तो लास्ट लिमिट हुआ, जैसे ये गति फिसल जाएगा, मतलब किस में आ जाएगा, गतिक घर्षण में आ जाएगा। तो इसको हम लोग सीमांत वाले को कह सकते हैं कि स्टैटिक घर्षण का मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि स्थैतिक घर्षण का मैक्सिमम लिमिट ही क्या कहलाएगा, सीमांत घर्षण, ठीक है। जो अधिकतम मान होगा, अधिकतम घर्षण होगा, वही कहलाएगा क्या, सीमांत घर्षण, क्योंकि उसके बाद तो फिर वो गति में आ जाएगा, ठीक। अब बात करें फॉर्मूले का, तो इसका जो फॉर्मूला होता है सीमांत का, Fs मैक्स, ये मैक्स इसलिए लिखा हुआ है कि इसके लिए भी आ जाएगा ना, वो मैक्सिमम को होगा μs × r, ठीक है। तो यहाँ पर जो μs है वो क्या है, घर्षण गुणांक है, स्थैतिक घर्षण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। r जो है वो क्या है, r के जगह में कहीं कहीं ईटा भी लिख देता है ना, ईटा या फिर n बातें की है, तो वो r क्या है, प्रतिक्रिया बल जो इधर से लगेगा, ठीक। प्रतिक्रिया, दो बल रहेंगे, घर्षण बल और एक प्रतिक्रिया बल, इसको प्रतिक्रिया बोलेंगे ना, प्रतिक्रिया बल और ये घर्षण बल। तो घर्षण गुणांक कौन सा कहलाएगा, μs, है ना। अब इसका हम लोग डेरिवेशन देखेंगे अलग से, पहले टाइप में देख लेते हैं, उसके बाद पे न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक है। तो μs क्या कहलाएगा, घर्षण गुणांक, स्थैतिक घर्षण गुणांक या फिर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। r क्या है, r या ईटा या n कोई भी हो सकता है ना, वो क्या होगा, प्रतिक्रिया, जो हम लोग इधर से अपोजिशन वाला जो लगेगा, ठीक है। जैसे हम लोग उसी मोशन में देख रहे थे कि हम लोग जब फेंक रहे थे बॉल को, तो उधर से भी एक बल कार्य कर रहा था, एक्शन एंड रिएक्शन। तो उधर वाला जो प्रतिक्रिया वाला रहेगा वो हम लोग का कहलाएगा क्या, r या ईटा या फिर n, दो कोई भी नोटेशन हो सकता है ना, बात एक ही है। अब गतिक घर्षण की बात करेंगे, तो गतिक घर्षण का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Fk μk × r। अब यहाँ पर काइनेटिक था, इसलिए हम लोग क्या कर दिए, उसको Fk से डिनोट किए, वहाँ s इसलिए किए क्योंकि स्टैटिक है, Fs, ठीक है, नोटेशन। और μk क्या हो जाएगा, कौन सा, गतिक घर्षण गुणांक। μs क्या था, स्थैतिक घर्षण गुणांक, μk क्या हो गया, गतिक घर्षण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन, ठीक है। r फिर से वही रहेगा, प्रतिक्रिया वाला, ठीक। एक चीज यहाँ पर पॉइंट नोट करना है कि जो μk होगा वो हमेशा μs से कम होगा, है ना जी। μk क्या है, गतिक घर्षण गुणांक, मतलब गतिक घर्षण गुणांक का जो मान होगा हमेशा स्थैतिक घर्षण गुणांक से कम होगा। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है, कि गतिक घर्षण गुणांक और स्थैतिक घर्षण गुणांक में निम्न में कौन सा संबंध सही है, ठीक है। तो गतिक घर्षण गुणांक का मान हमेशा किससे कम होगा, स्थैतिक घर्षण गुणांक से कम होगा। सेम वैसे ही जो Fk होगा वो भी कम होगा
Fs से, मतलब गतिक घर्षण बल का मान हमेशा स्थैतिक घर्षण बल के मान से कम होगा, या उल्टा बात करें तो स्थैतिक घर्षण बल का मान हमेशा गतिक घर्षण बल के मान से अधिक होगा, होगा ना अधिक। तो दोनों केस हो सकता है। ऐसा ऑप्शन दे देगा कि म्यू के इज लेस देन म्यू एस, या म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के, म्यू एस इक्वल टू म्यू के, और ए एंड बी बोथ, ये ए नंबर, ये बी नंबर, ये सी नंबर, ये डी नंबर। तो कौन सा सही होगा ऑप्शन? क्वेश्चन आया कि स्थैतिक घर्षण गुणांक और गतिक घर्षण गुणांक में निम्न में क्या संबंध सही है? पहला क्या? म्यू के इज लेस देन म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू एस इक्वल टू म्यू के, ए एंड बी बोथ। कौन सा सही होगा? डी नंबर ना, क्योंकि दोनों सही है, अभी बताए ना। ये क्या लिखा है? म्यू एस का मान म्यू के से ज्यादा है, मतलब क्या? म्यू के कम है, तो दोनों सही है। ठीक है, तो ऐसे घुमाता है क्वेश्चन को। ठीक है, समझ गए बात को? म्यू के का मान हमेशा म्यू एस से कम होगा, मतलब म्यू एस का मान म्यू के से अधिक होगा। और वैसे ही बल की भी बात करें घर्षण का, तो एफ के हमेशा एफ एस से कम होगा, या एफ एस जो है हमेशा एफ के से ज्यादा होगा। क्लियर है? चलिए अगला आ जाते हैं हम लोग सर्पी घर्षण या स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर फिसलती है तो वस्तु पर लगने वाला घर्षण, फिसलने वाला है ना, फिसल रहा है उस समय जो घर्षण लगेगा वो क्या कहलाएगा? सर्पी घर्षण। ठीक है, स्लाइडिंग, और इसका फॉर्मूला होता है एफ एस इक्वल टू म्यू एस इंटू एफ एन। ठीक है, अगला है रोलिंग घर्षण। रोलिंग घर्षण जिसको हम लोग बोलते हैं लोटनिक या बेलन घर्षण। इस केस में क्या होगा कि जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर घूमती है तो उस वस्तु पर लगने वाला बल, जैसे रोड है, रोड पे हम लोग क्या कर दिए, कोई बेलनाकार जो शेप का जो कोई भी वस्तु है उसको ऐसे दौड़ा दिए। ठीक, जैसे पाइप है ना, प्लास्टिक पाइप जो आता है उसको घुमा दिए ऐसे, तो वो क्या कर रहा है? घूम रहा है ऐसे, फिसलेगा थोड़ी, क्या करेगा? घूमता हुआ जाएगा ना। दोनों में अंतर है, ये ध्यान रखना। सर्पी में क्या होगा? फिसलेगा। ठीक, सर्पी में क्या होगा? फिसलेगा। जैसे मान लो हम लोग का जो सरफेस है ऐसा है, अरे पार्क में जाते हो ना, फिसल पट्टी नहीं, वह सरफेस है, लड़का लोग क्या हुआ है? फिसल जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? ऊपर वो पिंड क्या हो रहा है? फिसल ही नहीं रहा है, तो वहां पर जो घर्षण हुआ कौन सा हुआ? सर्पी हुआ। ठीक, अब सरफेस हमारा एकदम समतल है, उस पर हम लोग कोई बेलनाकार ऐसे करके दौड़ा दिए। ठीक, रोलर, चक्का भी है भी, लेकिन चक्का तो चलेगा, चक्का एग्जाम्पल नहीं हो सकता, बेलनाकार शेप का कोई वस्तु ही रहना चाहिए, है ना, वो क्या कहलाएगा? रोलिंग का एग्जाम्पल कहलाएगा। या फुटबॉल, फुटबॉल है ना, फुटबॉल को ऐसे जमीन में फेंको तो क्या होगा? रोल करता हुआ जाएगा, रोल करता हुआ जाएगा ना। ऐसा थोड़ी कि उसका बस एक ही वाला जो पीछे वाला नीचे वाला है वही बस ऐसे जाएगा, नहीं जाएगा, वो भी रोल करेगा। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल किसका होगा? रोलिंग वाले का, बेलनाकार का, या इसी को बोलेंगे लोटनिक, नाम ही है, लोटता हुआ जाएगा। ठीक, क्या? जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर घूमती है तो उस वस्तु पर लगने वाला बल एफ एस इक्वल टू म्यू आर इंटू एफ एन। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा है, देखो, चलती गाड़ी के पहिए लट्ठे के जमीन पर लुढ़काना। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग, कौन सा है लास्ट वाला? द्रव घर्षण या फ्लूइड फ्रिक्शन। इसका एग्जाम्पल है कलम में स्याही का प्रवाह और तैरना। बताओ तो इसका परिभाषा क्या होगा? तैरना किस टाइप का घर्षण है? द्रव घर्षण या फ्लूइड फ्रिक्शन। तैरना किस टाइप का घर्षण हो रहा है? अब इसमें क्या होगा देखो कि द्रव के परतों के बीच तब मौजूद होता है जब वे एक दूसरे के सापेक्ष गति कर रहे हो।
पानी भी क्या है, गति कर रहा है, और जो व्यक्ति है उसमें जो तैर रहा है वो भी गति कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप की गति को हम लोग क्या कहेंगे, द्रव घर्षण या फिर फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, कहीं कहीं बुक में सिर्फ 3 ही घर्षण का तुमको प्रकार दिखेगा, कहीं 4 दिखेगा, तो 5 6 नहीं टोटल। ये सब हालांकि गति के ही प्रकार है ना, ये जो इधर वाले हैं वो गति के ही प्रकार हैं। क्या बोल रहे थे हम कि बुक में देखना कि हालांकि ये गति घर्षण के ही प्रकार है। गति घर्षण क्या है, बेसिकली हम लोग बात करें तो घर्षण जो है 2 ही प्रकार का होगा। कौन कौन, स्थैतिक और गति। स्थैतिक में क्या रहेगा, उस पर जो रखा हुआ बुक है या फिर गुटका है लकड़ी का, वो क्या रहे, स्थिर रहे, और दूसरा कौन सा, गति करे। बेसिकली तो 2 ही टाइप के फ्रिक्शन हुए ना, एक स्थिर रहे और दूसरा गति करे। लेकिन स्थिर वाले के बाद हम लोग एक और घर्षण पढ़े, कौन सा, सीमांत घर्षण। इसको क्या बोले कि अब ये स्थिर अवस्था से गति करने की अवस्था में जाने वाला है ना, दैट्स व्हाई इट्स नेम लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये क्या है, लिमिट है, किसका, स्थैतिक का, मतलब स्थिर का लिमिट हटने वाला है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, लिमिटिंग। समझ में आ रहा है, मतलब स्थैतिक का मैक्सिमम लिमिट ही क्या कहलाएगा, सीमांत घर्षण। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है चरम घर्षण। चरम मतलब लास्ट पॉइंट, उसके बाद फिर वस्तु क्या हो जाएगा, गति अवस्था में आ जाएगा। ठीक, अब गति वाले में बात करें तो देखो, इसमें भी गति हो रहा है, इसमें भी गति हो रहा है, इसमें भी गति हो रहा है, इसमें भी गति हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सब किसके प्रकार हो गए, गति घर्षण, जिसमें क्या हो रहा है कि वस्तु जो है गति कर रहा है। ठीक, अब इसमें क्या है, फिसलने वाला गति हो रहा है, इसमें रोलिंग वाला गति हो रहा है, इसमें पूरा मिक्सिंग वाला, तैरने वाला गति हो। ओके, तो ये हो गया क्या, टाइप ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं घर्षण के नियम या लॉ ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, अभी हम लोग जो चीज़ देखे हैं बस उसी को लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा है कि किसी पिंड पर कार्यरत घर्षण बल सदैव उसकी गति की विपरीत दिशा में लगता है। घर्षण का जो परिभाषा है, डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन, यही होता है ना कि किसी पिंड पर कार्यरत घर्षण बल क्या होता है, सदैव उसकी गति की विपरीत दिशा में होता है, तभी फ्रिक्शन होगा। ठीक, दूसरा क्या है, घर्षण बल सदैव संपर्क सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। अभी हम लोग देखे थे उसका निर्भरता है ना, कि जो सतह है उसके नेचर या प्रकृति पर निर्भर करेगा, चिकना है तो कम और खुरदुरा है तो ज़्यादा होगा। तीसरा क्या है, घर्षण बल सदैव 2 सतहों के बीच के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पेपर में आ चुका है। ठीक है, कि घर्षण बल का मान निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, तो सतहों के बीच का जो क्षेत्रफल है उस पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, चौथा है, सीमांत घर्षण बल और लंबवत प्रतिक्रिया का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है। ठीक है, अब किसी पिंड पर कार्यरत स्थैतिक घर्षण बल F का मान उस पर लगने वाले बल P के बराबर होता है। ये क्या कह रहा है कि स्थैतिक घर्षण बल जो होगा वो उस पर जो लगेगा बल उसके बराबर होता है। ठीक, तो ये हो गया क्या, घर्षण के नियम। अब घर्षण के लाभ क्या क्या होंगे, घर्षण के लाभ की बात करेंगे तो क्या क्या होगा भाई बताओ, एडवांटेजेस। ठीक, चलना घर्षण के कारण ही संभव है। भोजन चबाना है ना, भोजन का चबाना, ये भी। फिर सड़क पे गाड़ी का दौड़ना या चलना, वो भी घर्षण की वजह से ही है ना। और क्या, मशीन है ना, मशीनों का भी है ना चलना, वो भी होता है। हानि क्या क्या है घर्षण से, और भी इसके एडवांटेज है, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता है, बस जानकारी के लिए पढ़ लो। हानि क्या होगा, घर्षण से हानि क्या क्या होगा है ना। तो सबसे पहला तो मशीन तथा कल पुर्जे के पास घिसेंगे। ठीक, मशीन की
जो दक्षता है, एफिशिएंसी, वो कम होगी। भाई कल पुर्जा उसका मशीन जो है धीरे धीरे घिसेगा, तो जितना वो काम एफिशिएंट कर पाता तो नहीं कर पाएगा, होगा क्या? नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये सब क्या हो गए, उसके हानि हो गए। ठीक, अब घर्षण को हम लोग कम कैसे कर सकते हैं? कम करने के उपाय बताइए। ग्रीस पेंट या उसके सतह को खुरदुरा करके, सतह को खुरदुरा है तो उसको चिकना करके। ठीक, तीसरा पॉलिश, पेंट भी कर सकते हैं, है ना, पेंट कर देंगे उससे भी घर्षण कम हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और आता है इसमें, क्या है, हाँ, घर्षण विरोधी, ये सब तो मेन पॉइंट है ना, बाकी वो तो कॉमन है। घर्षण विरोधी मिश्र धातु, मिश्र धातु समझते हो ना, मिक्सचर ऑफ मेटल्स। ठीक है, दो अलग अलग धातुओं का क्या कर देते हैं, 2-3 धातुओं को मिला करके एक नया धातु बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मिश्र धातु। तो घर्षण विरोधी मिश्र धातु तैयार करेंगे, उसका हम लोग लेप चढ़ा देंगे। ठीक, फिर एक होता है बॉल बेयरिंग, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आ सकता है। ठीक है, तो घर्षण कम करने के उपाय में क्या क्या हुआ भाई? पहला, पेंट या स्नेहक का उपयोग करके, ठीक है ना, स्नेहक का प्रयोग। फिर क्या दूसरा, सतह को चिकना करके। पेंट, स्नेहक, पॉलिश, पॉलिश भी लिख लो, पॉलिश। घर्षण विरोधी मिश्र धातु का उपयोग करके, और बॉल बेयरिंग। बॉल बेयरिंग मतलब बताओ भाई, बॉल बेयरिंग मतलब, अरे चक्के में जो बेयरिंग लगाते हैं ना, वही तो है। ठीक है, अगर बेयरिंग नहीं लगाओगे तो क्या होगा, उसका पुल्ली जो है वो घिस जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बेयरिंग बनाते हैं, छर्रा रहता है, ठीक है, गोला सा, उसके अंदर छर्रा भर देंगे, ग्रीस भर देंगे, तो बस वो अंदर वाला ही घूमेगा, वो जो मेन उसका सतह है उस पर नहीं घर्षण होगा, नहीं घर्षण होगा तो घिसेगा भी नहीं। तो ये हो गया क्या, घर्षण को कम करने के उपाय। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, कि निम्न में से घर्षण का उपाय कौन नहीं है या उपयोगी नहीं है। ठीक, या उपयोगी है, ऐसा कर। ठीक है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।